ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, ये टेस्ट हुआ था जो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए 1 जुलाई से सर, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसका टेस्ट हुआ था 10/7/2024 को टेस्ट हुआ था। इसका हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं टेस्ट नंबर 8 का। आप लोग आंसर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए क्या होगा। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो कह रहा है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बताइए किस अनुच्छेद से होगा, बताइए क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22 है। क्या अनुच्छेद 22 है? तो कह रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 है। कितना अनुच्छेद 22 है? बताइए अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में बोलेगा तो धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पे जो है ना किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव पे रोक लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पे किसी नागरिक के साथ भेदभाव पे रोक लगाता है। और 17 में क्या है? छुआछूत का अंत है। और यहाँ पे अनुच्छेद 21 का बात करें तो इसमें 21 में क्या है कि भारत के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार और उसकी निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 21 में बोला गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसमें कह रहा है कौन सा गलत है? तो बताइए इसमें कौन सा गलत होगा। हाँ, तो इसमें जो है ना, इसमें कौन सा गलत है? तो ये 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था ना कि वाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, मतलब गलत कथन को पहचानिए। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बेला बनर्जी बात जो है ना, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें बेला बनर्जी बात जो क्या था ना, पश्चिम बंगाल से संबंधित था। इसमें क्या था ना कि जिसमें मालिकों को उनकी जमीन के बाजार मूल्य के आधार पर आगे की तारीख के भुगतान करने की मांग की गई थी, ऐसा पश्चिम बंगाल से था। ये गलत है डी का। इसमें सही क्या है? तो इंदिरा साहनी बात जो है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत है, बिल्कुल सही है। अब विशाखाबाद से जो है ना, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण है, बिल्कुल सही है। और मेनका गांधी बांध से जो है अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। ये तीनों कथन क्या है? तो सही है। फिर से देखिए इसमें सही क्या है। इंदिरा साहनी बात जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत है, बिल्कुल सही है। और विशाखाबाद जो है अपने कार्यस्थल यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, सही है। और मेनका गांधी बात जो है अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? बताइए कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा गलत है? तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो 5 का राइट आंसर जो गलत है ना, इसमें भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है ना 1985 में नहीं होगा, ये आया था 1988 में आया था। कब आया था? 1988 में आया था। ये गलत है, 1985 लिखा इसलिए गलत है। इसमें सही क्या है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना 1963 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना 1956 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसमें गलत क्या था? तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो था 1985 नहीं होगा, 1988 होगा, तब जाके सही होगा। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्य विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले कौन थे? बताइए क्या होगा 6 का राइट आंसर? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? मोरारजी देसाई होगा। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो कह रहा है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावनों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बनाया गया? क्या होगा बताइए? 69वें संविधान संशोधन कब आया था? 69वां संविधान संशोधन ये आया था 1991 में। कब आया था? 1991 में आया था। 1991 में आया था। इसी के द्वारा जो है ना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था 1991। और 73वां कब आया था? 73वां अधिनियम आया था 1992 में आया था। ठीक है, 1992 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और ठीक है, याद रखिएगा, 73वां आया था 1992 में, लेकिन लागू हुआ था 1993। 24 अप्रैल 1993 को जो है ना लागू हुआ पंचायती राज, इसी में संबंधित है। आगे बोला बताइए 75वां कब आया था? 75वां जो संशोधन हुआ था कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था, याद रखिएगा। इसमें बोला गया था ना कि इसके तहत जो है ना कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए राज्य स्तरीय जो है ना रेट न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। इसमें 75वें में आया था, 1994 में इसमें बोला गया है। और ये 17 में कब आया था? 17 में बोलेगा तो ये कब आया था? ये आया था 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में आया था। इसमें बोला गया था ना, इसके द्वारा क्या किया गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना दिल्ली और पुडुचेरी के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेने का जो है मतलब भाग लेने का अधिकार दिया गया था, इसी संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब आया था? 1992 में आया था। तो क्वेश्चन में क्या था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो क्या होगा? 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 8 का डी होगा। क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। सिद्ध कदाचार भी है, असमर्था भी है। ठीक है, तो कह रहा है कि किस अब आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार और असमर्था के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कौन है? आर.एन. बनर्जी। कौन है? आर.एन. बनर्जी। तो कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. बनर्जी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है कि संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया है? तो क्या होगा? कह रहा है कि संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया? तो क्या हो? कौन सा भाग है बताइए? तो 10 का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, भाग 16 में दिया है। किसमें दिया है? भाग 16 में। तो भाग 16 में क्या है ना, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया, याद रखिएगा। और भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में है ना बीज संपत्ति संविदा एवं बाद है। क्या है? बीज संपत्ति संविदा एवं बाद है। अगर भाग 14 का बात करें, भाग 14 में क्या है? तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। क्या है? 14 वर्ष वनवास किए थे ना राम भगवान, तो याद रखिए सेवाएं, 14 वर्ष सेवाएं याद रखिए। भाग 14 में क्या है? तो सेवाएं का वर्णन है। और भाग 21 में क्या है? तो अस्थायी विशेष उपबंध है। क्या है? अस्थायी विशेष उपबंध है। देखिए फिर से हम ना सारा भाग बोल दे रहे हैं। देखिए अगर भाग 1 का बात करें तो संघ एवं उसका राज क्षेत्र होगा। अगर भाग 2 का बात करें तो नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 का बात करें कि मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 का बात करें नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। और भाग 4 के क बोलेगा तो मूल कर्तव्य का वर्णन है। और भाग 5 बोलेगा तो भाग 5 में क्या है? तो संघ है। क्या है? संघ है। और भाग 6 में क्या है? तो राज्य है। और भाग 7 में क्या है? तो ये पहली सूची के भाग ख में उल्लेखित जो राज्य था ना, इसको निरस्त कर दिया। ये बिहार एसआई में क्वेश्चन आया था 2023 में पीटी में। और भाग 8 में क्या है? संघ राज क्षेत्र है। अगर भाग 9 का बात करें तो क्या है? इसमें पंचायतें का वर्णन है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। और भाग 9 के क में क्या है? तो नगर पालिका है, याद रखिएगा। और भाग 9 के ख में क्या है? तो सहकारी समितियां हैं। तो 9 में आएगा पंचायत, 9 के क में आएगा नगर पालिका, और 9 के ख में आएगा सहकारी समितियां। और भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है, मतलब SC ST का वर्णन भाग 10 में है। ठीक है। और भाग 11 में क्या है? एक और एक के बीच क्या होता है? संबंध स्थापित होता है ना, तो संघ राज्यों के बीच क्या है? संबंध है। और भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में भी बताया ना, भाग 12 में क्या है? बीज संपत्ति संविदा एवं बाद है। और भाग 13 का बात करें तो क्या होगा? तो भाग 13 में क्या है? भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। और भाग 14 में क्या है? तो ये सेवाएं हैं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। और भाग 14 के क में बोलेगा तो अधिकरण है। भाग 15 में बोलेगा तो निर्वाचन है। भाग 16 में बोलेगा तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। और भाग 17 में बोलेगा तो क्या है? राजभाषा है। और भाग 18 में बोलेगा तो क्या है? तो आपात उपबंध है। और भाग 19 में क्या है? तो प्रकीर्णन है। भाग 20 में बोलेगा तो संविधान संशोधन है। और भाग 21 में बोलेगा तो अस्थायी विशेष उपबंध है। और भाग 22 में क्या है? तो संक्षिप्त हिंदी में पाठ अधिकृत, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, भाग 22 में है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? बताइए क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक बार किया गया। कब एक बार किया गया है? हाँ तो क्या 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। हाँ तो कह रहा है कि अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकलापात को घोषणा के लिए प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? तो एक बार। तो ये कब बढ़ाया गया बताइए तो, ये कब बढ़ाया गया था? इसमें याद रखिएगा ना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान जो है ना लोकसभा का कार्यकाल समान अवधि के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 महीने की अवधि तक जारी रह सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता शीशा अयस्क भंडार उपलब्ध है बताइए किसमें है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में है। तो कह रहे एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा अयस्क भंडार उपलब्ध है तो भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में है। क्वेश्चन है 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है बताइए क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। तो नाम से ही लग रहा है ना, पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, मेघालय मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक का सही मिलान करें। इसमें मिलान करना है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। अब मिलाते हैं, बताइएगा। बताइए कि द पीजेट एंड द राज, इसका लेखक कौन था बताइए क्या होगा? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एरिस स्टोक है। कौन है? एरिस स्टोक। और द ग्रेट रिवेलियन का लेखक कौन है? तो क्या होगा? द ग्रेट रिवेलियन का लेखक बोलेगा तो अशोक मेहता है। कौन है? अशोक मेहता है। ठीक है, अशोक मेहता याद रखिएगा। और सिपाही म्यूटिनी 1857 के लेखक कौन है? तो एसपी चट्टोपाध्याय है। कौन है? एसपी चट्टोपाध्याय है। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 का बोलेगा तो कौन है? बीडी सावरकर है, याद रखिएगा। तो ये द पीजेट एंड द राज बोलेगा तो इसका लेखक है कौन है? तो एरिक स्टोक्स है। द ग्रेट रिवेलियन का बोलेगा तो अशोक मेहता है। और सिपाही म्यूटिनी 1857 का बोलेगा तो एसपी चट्टोपाध्याय है। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला 1857 का बोले बीडी सावरकर है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था, 1 4 2 3 था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उस जनजाति का नाम बताएं। कह रहा है उस जनजाति का नाम बताएं जो रिंग वैदिक आर्यों के पंचनजन से संबंधित नहीं है। बताइए कौन नहीं है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किक्कट नहीं है। लेकिन यदु है, पुरु है, तुर्वसु है। तो कह रहा है उस जनजाति का नाम बताएं जो रिंग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो किक्कट नहीं है, यदु है, पुरु है, तुर्वसु है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 17 पे आइए। कह रहा है असत्य कथन चुनिए। इसमें गलत कथन को चुनने के लिए बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है ना, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था, ये गलत है। क्या था? गलत है। उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति था, ये गलत है। इसमें सही क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पन मोहरों में नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है। अवार संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है, बिल्कुल सही है। तो ए और जो है ना, ए और बी क्या है? सही है, लेकिन सी क्या है? गलत है। इसका जो है ना मध्य पाषाण काल होगा। ठीक है ना, मध्य पाषाण काल होगा, उत्तर वैदिक नहीं होगा, मध्य पाषाण काल होगा, याद रखिएगा। उसमें था पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ना, कह रहे 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बोल रहा है कि कब हुआ? तब कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ताशकंद बोल रहा है, ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के लिए समूह में इनके में से कौन नहीं थे? बताइए इसमें कौन होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, एम के सरकार के है। कौन है? एम के सरकार। क्वेश्चन 19 पे है। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, नियॉन है। क्या है? नियॉन। कह रहा है प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का किया जाता है। इसमें कह रहा है ना कि गलत कथन को पहचानिए, असत कथन कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी है ना। कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होती है, बिल्कुल गलत है। इसमें सही क्या है? कि भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी जो होता है नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। रुद्रांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू
और ताज़ा फल है। ठीक है, रुक्षांश का जो मुख्य स्रोत है साबुन, अनाज, दाल, आलू एवं ताज़ा फल है। और कांच, जल तथा वायु प्रदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ये तीनों कथन क्या है? सही है। लेकिन कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होता है, ये बिल्कुल गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक जो है अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया? बताइए क्या होगा? 2005 से 2015 तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 से लेकर 2015 तक। तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया है? 2005 से 2015 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बताइए वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में तो होता है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? छोटी आंत में होता है। वसा का जो पूर्ण पाचन होता है ना, छोटी आंत में होता है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? साइलो होगा, भंडारगिरी होगा। तो कह रहा है बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है, साइलो और भंडारगिरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु, ऊष्मा तथा विद्युत का क्या है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुचालक है। वायु, ऊष्मा तथा विद्युत का क्या है? कुचालक है। वायु, ऊष्मा तथा विद्युत का क्या है? तो कुचालक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एच.जी. ऑर्स्टेड। कौन किया था? एच.सी. ऑर्स्टेड किया था। तो कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? एच.जी. ऑर्स्टेड ने किया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समानता कवकनाशी जो है ना एंटीफ्यूंगल के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक सल्फाइड का होगा ना, जिंक सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समानता कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक सल्फाइड का। आगे क्वेश्चन 27 कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पे हराया था? तो क्या होगा? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिपजिंग। क्या है? लिपजिंग। तो कह रहा है यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पे हराया था? तो लिपजिंग होगा। क्या होगा? लिपजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 28 पे कह रहा है कि मांचुओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए। बॉक्सर विद्रोह बोलेगा तो 28 का जो है बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। आगे नेक्स्ट कह रहा है यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को क्या कहा जाता है? बताइए क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरावल। क्या है? कैरावल। कह रहा है यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को क्या कहा जाता है? तो कैरावल कहा जाता है। यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहते हैं? तो कैरावल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किए थे, इसका होगा 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य किए थे। कौन किए थे? वल्लभाचार्य किए थे। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किए थे? तो वल्लभाचार्य किया था। कौन किए थे? वल्लभाचार्य किए थे। नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा। कह रहा है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में किया था। कहाँ किए थे? लंदन में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किए थे? तो लंदन में किए थे। अब बताइएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? बताइए। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। यार कब हुआ था? 1905 में स्थापना हुआ था। एक कब? 18 फरवरी 1905 को हुआ था। यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था और श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या क्षेत्र में अवस्थित है? क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, खैर का प्रयोग करते हैं। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर का। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोलकाता में है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम, कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण इनमें से कौन सा नदी द्वारा की गई है? तो क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। क्या है? कावेरी। कह रहा है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण इनमें से कौन सी नदी द्वारा हुआ है, की गई? तो कावेरी। क्या हुआ? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बाथ पार्टी किस देश के संबंधित है? बाथ पार्टी जो है किस देश से संबंधित है?
तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इराक से है। किससे? इराक से है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? बताइए क्या होगा। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड है। क्या है? आयरलैंड है। तो कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? तो आयरलैंड है। कौन सा? आयरलैंड है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? तो आयरलैंड है। आगे है इको मार्क। इको मार्क प्रतीक संबंधित है, किससे है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं के लिए। तो कह रहा है इको मार्क जो है ना प्रतीक संबंधित है, किससे? तो ये संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं के लिए। आगे क्वेश्चन 40 कह रहा है कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समोच्च रेखीय कृषि। समोच्च रेखीय कृषि। तो कह रहा है कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है? तो समोच्च रेखीय कृषि है। क्या है? समोच्च रेखीय कृषि है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि रूबल। कह रहा है कि रूबल किस देश की मुद्रा है? बताइए तो क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रूस से रूबल, रूस से रूस। याद रखिए 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूस का, याद रखिएगा। आगे कह रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन विकल्प जो है ना सही चुने। इसमें कौन सा कथन सही है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, दोनों कथन क्या है? तो सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई थी, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुआ था, बिल्कुल सही है। और ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट के पर अवस्थित है? तो क्या होगा। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप है। क्या है? पारादीप। तो कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट के तट पर अवस्थित है? तो पारादीप पे। क्या है? पारादीप, याद रखिए। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है कितना? बताइए। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है तो क्या होगा। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री है। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि महान हिमयुग का संबंध किससे है? बताइए। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीस्टोसीन से है। क्या है? प्लीस्टोसीन से है। तो कह रहा है ना कि महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन से है। नेक्स्ट इसमें मेरा मिलान करना है, ठीक है। इसमें सूची 1 में दिया हुआ विश्व के द्वीप दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है? स्वामित्व वाला देश दिया हुआ है, मतलब कौन सा देश द्वीप जो है ना कौन सा देश में स्थित है। तो रहेगा एलुसियन द्वीप कहाँ है? एलुसियन द्वीप बोलेगा तो हाँ, इसका विश्व एलुसियन द्वीप कहाँ है? तो यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। याद रखिए एलुसियन द्वीप कहाँ है? तो यूएसए में है। और बियर द्वीप कहाँ है? बियर द्वीप बोलेगा तो नॉर्वे में। कहाँ है? नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। कहाँ है? ओस्लो। और ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ है? ग्रीनलैंड द्वीप बोलेगा तो डेनमार्क में। कहाँ है? डेनमार्क में है। और फ्रेंच जोसेफ लैंड कहाँ है? तो रूस में। कहाँ है? रूस में, याद रखिएगा। तो फिर से एक बार देखिए, एल्यूसियन द्वीप बोलेगा तो यूएसए में है, बियर द्वीप बोलेगा तो नॉर्वे में है, ग्रीनलैंड बोलेगा द्वीप बोलेगा तो डेनमार्क में है, और फ्रेंच जोसेफ लैंड बोलेगा तो कहाँ है? तो रूस में है। तो एल्यूसियन द्वीप यूएसए अमेरिका, बियर द्वीप बोलेगा तो कहाँ? बियर द्वीप तो नॉर्वे, ग्रीनलैंड बोलेगा तो डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनमार्क, फ्रेंच जोसेफ लैंड बोलेगा तो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ना कि गजरने वाली चालीसा, कह रहा है गजरने वाली चालीसा क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पावने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो कह रहा है कि गजरने वाली चालीसा क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवने किस पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। बताइए, क्वेश्चन बताइए, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो पैरामैरिबो है। कहाँ है? पैरामैरिबो। सूरीनाम की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? पैरामैरिबो है। क्वेश्चन 47 पे ये कह रहा है कि भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? बताइए क्या होगा? 80% है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80% है। कितना? 80% है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो 80% है। आइए क्वेश्चन 48 कह रहा है कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? बताइए कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन। क्या है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन है। तो कह रहा है कि दलहनी फसलों के उत्पादन के हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है? बताइए।
कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है, तो क्या होगा? हिमालय से। हाँ, तो इसका 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय श्रेणी है। क्या है? हिमालय श्रेणी। तो कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, तो हिमालय श्रेणी है। बताइए कि नेग्रो नदी की उद्गम कहाँ से होती है, मतलब कहाँ से निकलती है। ऑप्शन देते हैं ब्राजील, मैराकैबो झील, एंडीज पर्वत, टीटीकाका झील। नेग्रो नदी कहाँ से निकलती है, तो जो है ना एंडीज पर्वत से निकलता है, एंडीज पर्वत से, याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 50 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों सही है। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसमें कह रहा है ना, गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को सेवा बदलने में भूमिदान की प्रथा शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। और यद्यपि भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या है, तो सही है। क्या है? दोनों कथन सही है, देखिएगा। तो कह रहा है ना कि इसमें पहला कथन क्या था, गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को सेवा बदलने में भूमिदान की प्रथा शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। यद्यपि भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन 51 पे कह रहा है कि नासिक अभिलेख, कह रहा है कि नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गौतमी पुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो कह रहा है कि नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन, अफजल खान, अफजल खान की हत्या किसने किया था, बताइए क्या होगा? शिवाजी। हाँ, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी ने किया था। अफजल खान की हत्या किसने किया था? शिवाजी ने किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए क्या होगा? 1600। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, 1600 ईस्वी में। तो कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1600 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है 54 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था, तो क्या होगा? इनमें से कोई तो सही 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कह रहा है ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को कितना भू क्षेत्र घेरा गया था, तो कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। आइए क्वेश्चन 52 पे आइए, 55 पे आइए। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा इसका बी होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो कह रहा है ना कि राजा राम मोहन राय ने ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे 56 नंबर पे यही कह रहा है कि किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है, बताइए क्या होगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो कह रहा है कि किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 57 कह रहा है 1857 में शाह हमल के किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, तो क्या होगा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर बड़ौत है ना, बड़ौत। हाँ। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, बड़ौत है। कह रहा है 1857 के में शाह महल के किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, बड़ौत में किया गया था। 1857 में शाह महल के किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, बड़ौत में किया गया था। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में, याद रखिए 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है, क्या होगा? अजंता की गुफाएं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या? जातक की कहानियां से है। किससे? जातक की कहानियां से है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं या विशेषता महायान बौद्ध धर्म की है, तो क्या होगा बताइए? कौन आंसर होगा? हो जाएगा इसका ऑप्शन तो नंबर इसका डी होगा। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3 होगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि इसमें जो है बुद्ध ने देवारोपण किया था, बिल्कुल सही है। अभ्यधिष्व के पद पर चलना किया था, बिल्कुल सही है। मूर्ति उपासना का तथा अनुष्ठान किया था, बिल्कुल सही है। मतलब महायान बौद्ध मत की थी ना, बुद्ध में देविया तो पुरोपन और विधिशत्व के पद पर चलना और मूर्ति उपासना का अनुष्ठान था। तीनों कथन सही है। आगे 61 नंबर कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेद्रोसिया कहा जाता था, बताइए क्या होगा? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। क्या होगा? बलूचिस्तान। क्या होगा? बलूचिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
तो कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदोरोसिया कहा जाता है? तो बलूचिस्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा? बेसिक। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो बेसिक ना, ऑप्शन नंबर सी ना, बेसिक होगा इसका। 62 का आंसर ना बाइनरी होगा, ठीक है, बाइनरी होगा, याद रखिए बाइनरी होगा। इसमें कर रहा है ना कि इसका सी ए नहीं होगा, ठीक है, इसमें सी नहीं होगा। इसमें कह रहा है कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? बाइनरी का। क्या होगा? बाइनरी का। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्सन करता है? बताइए क्या होगा? 63 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर। क्या ऑप्शन नंबर? मॉड्यूलेटर। कह रहा है इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्सन करता है? तो मॉड्यूलेटर करता है। कौन करता है? मॉड्यूलेटर करता है। आगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? बताइए कौन नहीं है? MEO। हाँ, तो एक कौन है? MEO है। क्या इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी है, MEO। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो MEO नहीं है, लेकिन नाविक है, गैलीलियो है, BDS है। ये सभी क्या है? तो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, लेकिन MEO जो है उपग्रह नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है किस प्रसिद्ध व्यक्तिगत के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गांधी दिवस मनाया जाता है? बताइए क्या होगा? नंबर बी होगा, श्रीनिवास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुजन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं? तो श्रीनिवास रामानुजन मनाते हैं। देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? बताइए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो गणित दिवस जो है, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना, कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं कब? 22 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इसमें कौन सही सम्मिलित है? तो सभी कथन सही है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन क्या है? सही है। तो हृदय का जो फुल फॉर्म होता है, हृदय का पूरा नाम क्या है? तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, बिल्कुल सही है। हृदय का जो है ना, हृदय का जो है पूरा नाम क्या है? तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। और सेहत का बोलेगा तो क्या है? तो ये सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन है। सेहत का बोलेगा सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन है। अमृत का बोलेगा तो क्या है? फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत का बोलेगा तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आइए क्वेश्चन आइए 67 पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सीधे बताइए क्या होगा? लंदन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। कहाँ है? लंदन में। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सीधे लंदन में स्थित है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आइए 68 पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? बताइए कौन नहीं है? जर्मनी नहीं, USA। जर्मनी नहीं है। जर्मनी नहीं है, लेकिन USA, क्यूबा और फ्रांस है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, लेकिन USA, फ्रांस और क्यूबा है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कौन सम्मिलित है? बताइए कौन सही मतलब युग्म सम्मिलित है? बताइए क्या होगा? इसमें इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या 2 और 3 क्या है? सही है। तो शीश महल ट्रॉफी जो है क्रिकेट से बिल्कुल सही है, और रॉबर्ट्स का कप का संबंध फुटबॉल से बिल्कुल सही, लेकिन रंगास्वामी कप का संबंध जो है ना पोलो से नहीं होगा। क्या होगा? हॉकी यहाँ होगा। क्या होगा? हॉकी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे हॉकी होगा। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। और शीश महल ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। आइए क्वेश्चन 70 कह रहा है किन्हीं में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय एवं एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, लीडर पेस। तो क्या होगा? 70 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो, लिएंडर पेस है। क्या है? लिएंडर पेस। तो कह रहा है इनमें से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? लिएंडर पेस है। आइए क्वेश्चन 71 कह रहा है कि विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो क्या होगा? दवा। ये जाता है दावा। दवा। क्या होगा? दवा, मेडिसिन। क्या होगा? दवा, याद रखिएगा। क्या होगा? दवा, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि विधान चंद्र रॉय BC रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो क्या होगा? दवा में दिया जाता है। किसमें? दवा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दवा में दिया जाता है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, दवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72 कह रहा है 72वां क्वेश्चन की बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा? मेघालय। मेघालय में होगा। क्या है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो कह रहा है कि बिनिया जलप्रपात भारत के किस जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग का पर विवाद है? तो क्या होगा? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर की डी है, काला पानी। क्या है? काला पानी।
एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस एग्जाम में ना बिहार एसआई हो गया, बीएसएससी होगा, बीपीएससी हो गया, ये सभी मेरा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत सारा रहता है इस सेट में। तो कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है, तो काला पानी। क्या होगा? काला पानी, याद रखिएगा। आगे आई क्वेश्चन 74 पे कह रहा है कि पुकोडो झील भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा पुकोडो झील। तो 74 का राइट आंसर होगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी, केरल में। कहाँ है? केरल में। तो कह रहा है कि पुकोडो झील भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कह रहा है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप जो है ना रूप से नहीं होता था, क्या होगा? घेगा से नहीं होता है। इसमें होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसमें इसका घोंघा से नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घोंघा है। क्या है? घोंघा। कारण इनमें से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है, तो घोंघा का नहीं होता, लेकिन तितली का होता है, गौरैया का होता है, सलभ या मौत का होता है। तो कह रहा है किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है, तो घोंघा का नहीं होता, तितली, गौरैया, सलभ का होता है। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 76 पे, क्वेश्चन 76 कह रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है, बताइए क्या होगा? क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये लिम्फोसाइट है। क्या है? लिम्फोसाइट है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है, तो लिम्फोसाइट है। आइए कह रहा है डैश की कोशिकाओं, इसी को WBC बोलते हाँ WBC, हाँ WBC बोलते हैं। तो कह रहा है ना कि डैश की कोशिकाओं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, बताइए किस में, बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसका 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नास्तुल उत्तक। इसी को बोलते हैं कोलन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन काइमा। तो कह रहा है कोलन काइमा की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से क्या होती है, मोटी होती है। स्थूल उत्तक जो है कि कोशिकाएं कोनों पर क्या होती है, अनियमित रूप से क्या होती है, मोटी होती है। आगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जानते हैं, क्या होगा? 78 का डी होगा। इसका होगा प्राथमिक संकीर्णन। क्या है? प्राथमिक संकीर्णन है। कह रहा है गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जानते हैं, प्राथमिक संकीर्णन होगा। आगे 79 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, तो क्या होगा? ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइला को जानते हैं। किसको जानते हैं? हाइला को। ट्री फ्रॉग के नाम से किसको जानते हैं? हाइला को जानते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हो इथाइन होगा। क्या होगा? इथाइन। इनमें से कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? इथाइन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, कौन एक उपधातु है? तो याद रखिए, 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, लेकिन सीसा, सोना, ब्रोमीन क्या है, तो धातु है। ठीक है। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, लेकिन सीसा, ब्रोमीन, सोना क्या है, धातु है। हाँ। आगे कह रहा है क्वेश्चन 82 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक बताइए, कौन होगा? गंधीय सूचक बोलेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, लौंग होगा। क्या होगा? लौंग होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है, तो लौंग है। नेक्स्ट है 83 में पे कह रहा है कि एक ब्रीडर रिएक्टर हुआ है, क्या है, बताइए एक ब्रीडर रिएक्टर हुआ है क्या? इसका क्या होगा? जो विखंडन, कह रहा है कि जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है वो जितना वो जलाता है। कह रहा है एक ब्रीडर रिएक्टर हुआ है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलाता है। आगे 84 नंबर कह रहा है कि सेटेलाइट, कह रहा है कि सेटेलाइट से ली गई तस्वीर आसमान में अंधेरा नजर आता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? प्रकीर्णन नहीं होने, ऑप्शन नंबर सी है, प्रकीर्णन नहीं होने कारण। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है सेटेलाइट से ली गई तस्वीरें आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकीर्णन नहीं होने कारण होता है। ठीक है। सेटेलाइट से ली गई तस्वीरें आसमान में अंधेरा क्यों नजर आता है? क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होने कारण आसमान में क्या होता है, अंधेरा नजर आता है। आगे 85 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, बताइए क्या होगा? पैरामैग्नेटिक चूर्ण होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक चूर्ण होगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। क्वेश्चन 86 कह रहा है किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यावधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, तो क्या होगा? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन।
क्या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। तो कह रहा है किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है। आगे 87 नंबर कह रहा है कि सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? बताइए क्या होगा? बी नंबर है। इसका क्या होगा? उद्विकासवादी है। क्या? उद्विकासवादी। तो कह रहा है कि सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है था? तो उद्विकासवादी करता था, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन 88 कह रहा है किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? तो क्या होगा? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लुइस ड्यूमा। क्या है? लुइस ड्यूमा, याद रखिएगा। तो अगर किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? लुइस ड्यूमा है। क्या है? लुइस ड्यूमा है। नेक्स्ट है करेक्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था, कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। आगे कह रहा है कि प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या होगा? एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर ए एम विश्वेश्वरैया है। कौन? एम विश्वेश्वरैया है। प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया है। आगे क्या नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के अध्यक्ष बोलेगा तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। आगे कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो क्या होगा? पहली पंचवर्षीय योजना क्या? 51 से 56 होगा। क्या होगा? 51 से 56 होगा। क्या? 51 से 56। तो कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में लाया गया था। आगे कह रहा है 93 कह रहा है कि बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? तो क्या होगा? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्लास्टिक मुद्रा। क्या है? प्लास्टिक मुद्रा। तो कह रहा है कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट 94 कह रहा है कि विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या थे? बताइए। विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या थे? सभी सही होगा ना, उपयोग सभी सही है। क्या है? सभी सही है। तो विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या थे? तो कर चोरी रोकना, काले धन की समाप्ति, बिल्कुल सही है। और नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाना, ये तीनों कथन क्या है? सही है। आगे 95 कह रहा है कि फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो कह रहा है कि फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी है। क्या है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी है। अगर 96 कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है? तो क्या होगा? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रबी एवं खरीफ दोनों फसल के लिए। तो कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है? रबी और खरीफ दोनों के लिए। आगे कह रहा है भदोही जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऊनी कालीन उद्योग के लिए। क्या है? ऊनी कालीन उद्योग के लिए। कह रहा है भदोही उत्तर प्रदेश में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऊनी कालीन उद्योग के लिए। नेक्स्ट 98 कह रहा है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला ताकिया था। कौन था? मुल्ला ताकिया। कह रहा है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला ताकिया था। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो क्या होगा? क्या होगा? मजरूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मजरूल हक है। क्या है? मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरूल हक है। आगे कह रहा है उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वे कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर महानंदा। ऑप्शन नंबर डी है। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है कौन सा? महानंदा है। तो सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 9 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं।